बीच में कुछ मैं हूँ प्रिया सिंह और मैं आपका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने चैप्टर जो आपका स्टार्ट किया था दैट इज़ ऑफ क्लास 12th रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और आज मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। मुझे पता है कि मैं ये वीडियो बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। बीच में कुछ मेरे पर्सनल काम आ गए थे जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकूँ। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो बनाने का एक ही एम है ताकि अगर कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसको यहाँ पे क्लियर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज चलिए हम अपना टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर में डिफरेंट प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया था, और हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट इज़ एमनियोसेंटेसिस। तो हमने इसके बारे में क्या देखा था स्टूडेंट्स कि एमनियोसेंटेसिस जो होता है एक ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है जो कि क्रोमोसोमल पैटर्न पे डिपेंड करता है, और इससे आप प्रेगनेंसी के टाइम में ये पता लगा सकते हैं कि माता के यूटेरस में जो बेबी है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो ये एक टाइप का टेस्ट है, और एमनियोसेंटेसिस जो है इसको लीगली डिटरमाइन करना जो है वो बैन हो चुका है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये फीमेल फिटिसाइड को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, फीमेल फिटिसाइड एक बहुत ही इलीगल प्रोसेस है जिसमें अगर ये पता कर लिया जाए कि मेल है कि फीमेल, तो बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं या बहुत से ऐसे अनएडुकेटेड फैमिली होती है जो लड़की नहीं चाहती, लड़का चाहती है, और इस वजह से वो क्या कर देती हैं, लड़कियों को गर्भ में ही मार देते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज बढ़ते हुए देख सरकार ने इसको क्या कर दिया, इस टेस्ट पे रोक लगा दी। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ऐसे इलीगल वर्क जो है वो किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल है, जो हम देखेंगे कि ये क्या होता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट मतलब धमाका होना। तो यहाँ पे धमाके का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अगर अचानक से पॉपुलेशन बढ़ने लगे, इंक्रीज होने लगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक ही मेन रीजन था दैट इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल की जो लाइफ की क्वालिटी थी वो क्या हो चुकी थी, और भी ज़्यादा बेटर हो चुकी थी, इम्प्रूव हो चुकी थी। हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी वो बढ़ गई थी, इनकी जो लिविंग कंडीशन थी वो भी बहुत अच्छी हो गई थी, जिसके वजह से बर्थ रेट इंक्रीज हो गया एंड डेथ रेट डिक्रीज हो गया, और इसके वजह से जनसंख्या ने अपना जो कदम था वो प्रोग्रेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ कर लिया। यानी पॉपुलेशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, और इसी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो मेन रीज़न था दैट इज रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। तो स्टूडेंट्स, डेथ रेट में डिक्रीमेंट होना, यानी लोगों के मरने की जो संख्या थी वो क्या थी, कम होने लगी। इसी प्रकार से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर जिसको कहते हैं, एंड आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये जो था इंक्रीज होने लगा। यानी माता की जो दशा थी, माता के जो कंडीशन थे या बच्चे की जो कंडीशन थी वो क्या होने लगी, अच्छी होने लगी। तो एमएमआर और आईएमआर के बढ़ने से और डेथ रेट के कम होने से पॉपुलेशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज होने लगा, और इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी देखने को मिला। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम कैसे इसको डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कौन से ऐसे मेथड है जिसको अपना के हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को ओवरकम करने के लिए जो यहाँ पे
मेन स्टेप्स दिए गए हैं, दैट इज यूजिंग ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हम बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करके बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं या पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से रोक सकते हैं। जो सेकेंड मेथड यहाँ पे दिया है, दैट इज एडुकेटिंग पीपल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ द फैमिली। जैसे कोई फैमिली है, उसमें मेंबर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो हम बता सकते हैं, लोगों को ये अवेयर कर सकते हैं कि कैसे लार्ज फैमिली जो है आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसी तरीके से इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल एंड मेल। तो जनरली जो शादी करने की उम्र होती है हमारे इंडिया में, लोग बहुत ही जल्दी शादी कर देते हैं। अभी लड़का या लड़की मैच्योर भी नहीं हुए होते हैं या बालिग नहीं हुए होते हैं, तो उनकी शादी पहले ही तय कर दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, जनरली हमारे कंट्री में जो मैरिज एज है वो 18 है और 16 है, तो हमें उसको बढ़ा के क्या कर देना चाहिए, 21 कर देना चाहिए बॉयज़ के लिए एंड अबव 18 कर देना चाहिए गर्ल्स के लिए। तो हमें मैरिज की जो एज है वो बढ़ा देनी चाहिए, जिससे जो पीपल है या जो लड़के या लड़कियां हैं वो मैच्योर हो जाए और इस प्रॉब्लम को क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। जो लास्ट जो इसमें मेथड है, दैट इज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग 1 or 2 चिल्ड्रेन। हम पेरेंट्स को ये गाइडलाइन कर सकते हैं कि आप अपने लाइफ में केवल 1 या 2 बच्चे ही रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होना भी आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पॉपुलेशन तो इंक्रीज करता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो इकोनॉमिकली या लिविंग कंडीशन के हिसाब से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चीज़ को हमें पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जो ये बर्थ कंट्रोल का एक मेथड के रूप में देखा जा सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम एक एक टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है हर एक टॉपिक में। सो हम आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेप्टिव मेथड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। तो जनरली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके यूज से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी अनचाहे गर्भधारण को रोक सकते हैं और अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जो होना चाहिए वो उसके क्या फीचर्स होने चाहिए। पहली बात तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मीन्स वो अच्छा हो, आपके हेल्थ पे बैड इफेक्ट ना करे, आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो, ये होना चाहिए। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, मीन्स ऐसा ना हो आपको इसके लिए कहीं दर दर भटकना पड़े, या आपको ईजिली कहीं से भी मिल सके। इफेक्टिव होना चाहिए, मेनली आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो जिस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उसका फ़ायदा, उसका एडवांटेज आपको मिलना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, जिस मेथड से हमने उसको यूज़ किया था उसको वापस उसी फॉर्म में हम यूज़ कर सकें। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए हमारे हेल्थ पे, हमारे बॉडी पे, ये एक मेन एडवांटेज होना चाहिए। एंड नो वे इंटरफेयर्स विद सेक्सुअल डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट। अगर मान लीजिए कोई कपल जो है वो सेक्सुअल एक्ट करता है तो उसमें किसी प्रकार की इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के मेन फीचर्स होने चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स। हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। जैसे फर्स्ट है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, सेकेंड वन इज बैरियर मेथड, थर्ड वन इज आईयूडीज, फोर्थ वन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, फिफ्थ इज इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो ये सारे मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, ठीक है। इसके इस्तेमाल से ये सारे मेथड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल या पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये टोटल जो है स्टूडेंट्स, ये टोटल 7 मेथड्स है। इन 7 मेथड्स के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? So students, our first method is natural or
ट्रेडिशनल मेथड। पहला जो हमारा मेथड है वो क्या है, नेचुरल मेथड है, या आप इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है बहुत ही ओल्ड मेथड है, पहले से ही नेचुरली इसको लोग जो है अप्लाई करते हैं। और ये नेचुरल मेथड जो है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो नेचुरली हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, जब हम किसी भी डिवाइस या किसी भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ओवम और स्पर्म में किसी हाल में मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों मीट करेंगे, ओवम मीट करेगा या स्पर्म मीट करेगा, तो इनके फर्टिलाइजेशन से ऑब्वियस सी बात है कि जाइगोट बनेगा और आगे चल के प्रेगनेंसी हो सकती है। तो हमें इनके फ्यूजन को क्या करना है, रोकना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इनका फ्यूजन रुकेगा तो ही हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो नेचुरल मेथड में भी कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे द फर्स्ट वन इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, द कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। मीन्स ये वो पीरियड होता है, यानी वो डेज होते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स आफ्टर द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम होता है उसके 10 डेज से लेके 17 डेज के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाइटस अवॉइड करना पड़ेगा। मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो आपको नहीं करना है अपने पार्टनर के साथ। अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिससे आप प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। ओके, सेकंड टाइप है दैट इज विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स, इफ द मेल पार्टनर विड्रॉज पेनिस फ्रॉम द वेजिना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर के साथ क्वाइटस करता है, इंटरकोर्स करता है, तो इजैकुलेशन से पहले उसको अपने पेनिस को वेजिना से क्या करना है, बाहर निकालना है। स्पर्म को हम ओवम के पास पहुंचने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड मेथड। एंड थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या होता है, दैट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर पार्टुरेशन एंड ड्यू टू इंटेंस मिल्क फीडिंग एंड नो ओवुलेशन इन दिस पीरियड चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज निल। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि आफ्टर द डिलीवरी, यानी डिलीवरी के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद जो मदर का 6th मंथ का जो टाइम होता है, जब बच्चा माँ का दूध पीता है, उस समय मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, और मेंस्ट्रुएशन नहीं होने की वजह से किसी प्रकार का ओव्यूलेशन भी नहीं होता है। अब जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो स्पर्म और ओवम में फर्टिलाइजेशन भी बिल्कुल नहीं होगा। तो जब बच्चा माँ का दूध पिए आफ्टर हिज और हर बर्थ, तो वो एक बेटर टाइम होता है जहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी नहीं होती है, और उस टाइम में हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द नेचुरल मेथड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे से ज़रूर शेयर करें, कमेंट में बताएं, मैं उसको क्लियर करूँगी। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े कोचिंगों के वीडियोस नहीं अटेंड कर सकते, मेरा एक ये तरीका है, एक वे है जिससे मैं आपको फ्रीली क्या कर सकूं, एजुकेट कर सकूं और अपने वीडियोस के ज़रिए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।